हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू भास्कर इंग्लिश 3.0। आज मैं आपके सामने लाया हूँ पर्सन और केस के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। पर्सन केस से जुड़ा हुआ है बच्चों। अगर पर्सन आपको याद नहीं है तो सबसे पहले पर्सन याद करिए। सबसे पहले आप पर्सन को देख लीजिए, उसके बाद केस को पढ़िए और फिर अंत में केस चार्ट को याद कर लीजिए। आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे, टेंस, वॉइस, नरेशन या जो भी चैप्टर्स होंगे, उसमें आपको ये दोनों जो पर्सन और केस है आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पर्सन देख लेते हैं। यद्यपि मैंने आपको इससे पहले भी पर्सन्स पढ़ाया है क्लास में, फिर भी एक बार और आप देख लीजिए ताकि आप अगर भूल गए हों तो एक बार रिमेंबर हो जाए और फिर आपको केस पढ़ाया जाए और फिर केस चार्ट याद करवाया जाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पर्सन सबसे पहले, केस इसके बाद पर्सन यानी कि पुरुष। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पर्सन। ठीक, सिंपल परिभाषा लेंगे बड़ा इजी वे में। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सन। प्रोनाउन में जो हम लोग फर्स्ट भेद पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, उसी में पर्सन आता है बच्चों। तो सिंपल परिभाषा आप याद करेंगे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इजी वे में याद रख लीजिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार है वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष, और इसका परिभाषा बड़ा ही इजी और सिंपल। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, अर्थात बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। जो आदमी बोल रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। 2-4 आदमी रहे और कहेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो बोल रहा है, जो बोल रहे हैं, उनको कहा जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो एग्जाम्पल में आ जाइए। आई जो सिंगुलर में आता है एक, और वी जो प्लूरल में आता है एक से अधिक। तो आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सिंपल सा आप याद रखेंगे, आई, वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यद्यपि आपको परिभाषा याद रहे कि नहीं रहे, सिंपल याद रखेंगे, आई, वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आइए दूसरा भेद लेते हैं, सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष उसको हिंदी में कहते हैं। लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। लिसनर मीन्स लिसन अर्थात सुनना। लिसन मतलब होता है सुनना, लिसनर मतलब सुनने वाला। तो लिसनर सुनने वाले को इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जो आदमी सुनता है उसको सेकंड पर्सन कहा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए। तो सिंपल परिभाषा कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों आता है इसमें, तुम लोग, आप लोग। तो सेकंड पर्सन किसे कहते हैं बच्चों? इजी वे में कहेंगे, सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। आइए अब हम लोग थर्ड पर्सन को देख लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंपल परिभाषा बच्चों थर्ड पर्सन में कि आई और वी, आई, वी और यू को छोड़कर जितने पर्सन होते हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। यानी कि बोलने वाला और सुनने वाले को अगर आप छोड़ देते हैं तो सारे पर्सन जो होते हैं वो आपको कहलाते हैं थर्ड पर्सन। आइए हम लोग थर्ड पर्सन को देख लेते हैं। तीसरा है बच्चों थर्ड पर्सन, अर्थात अन्य पुरुष। सिंपल परिभाषा लिखेंगे, समथिंग इज सेड अबाउट, समथिंग इज सेड, इजी तक रहने दें। समथिंग इज सेड अबाउट एनीवन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अर्थात किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। किसी के बारे में कुछ कहा जाए, इससे हम लिख सकते हैं किसी के बारे में कुछ कहा जाता है या कहा जाए, कॉमा देके उसे
अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। आई जो बोल रहा है, यू जो सुन रहा है, इसके अलावा जो भी होगा वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई वी को छोड़ दीजिए, आई वी और यू को, बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरे और आपके अलावा जो भी होगा, राम अच्छा लड़का है, राम यहाँ है नहीं, तो राम जो है वो थर्ड पर्सन हो गया। वह, ही सी इट दे, यानी कि वह, वे लोग, ये सब सारे जो इट, यह, ये जो किसी अन्य चीज़ों के बारे में कहा जाएगा तो वो सारे के सारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। अर्थात आप याद कर लेंगे, ही वह जो बच्चों पुल्लिंग के लिए आता है, सी वह जो स्त्रीलिंग के लिए आता है, और इट माने यह जो निर्जीव चीज़ के लिए आता है, और दे वे लोग जो सब के लिए आता है, निर्जीव के लिए भी, सजीव के लिए भी, यानी कि व्यक्ति के लिए भी, व्यक्ति में पुरुष स्त्री सब के लिए आता है, दे वे लोग। और इसमें नाम भी आ जाता है बच्चों, इसमें आपको नाम भी आता है। कोई नाउन अगर राम श्याम रहे, राम या बॉय या गर्ल etc कुछ भी रहे, तो वो भी आपको थर्ड पर्सन में आता है। तो सिंपल सा बात, पर्सन आपको याद करने का एक आसान सा तरीका अपनाइए कि आई वी, अगर परिभाषा याद नहीं रहे तो सिंपल, आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन, ही सी इट दे, और कोई भी नाम थर्ड पर्सन कहलाता है। ये पर्सन हुआ। इसी पर हम लोग बच्चों सीखेंगे केस। तो आइए अब हम लोग केस को पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं केस को। पर्सन लेकिन बच्चों उसके पहले याद अवश्य कर लेंगे आप। अगर आपको पर्सन याद नहीं रहेगा तो केस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप पर्सन याद कर लेंगे, इसके बाद केस को निश्चित रूप से याद कर सकते हैं। आइए, केस यानी कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसके बिना आपको आगे की टेंस, वॉइस, नरेशन etc जितने सारे चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स को समझने के लिए पर्सन केस ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो पर्सन तो पढ़ ही लिए हैं, केस को पढ़िए आप कि द रिलेशन इन विच ए नाउन और ए प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। अर्थात किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ के संबंध, यानी दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसका, उसके बीच में जो संबंध दिखता है, जो बैठता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कारक। उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वाक्य में, जैसे ये वाक्य है बच्चों, तो इसी वाक्य का उदाहरण लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, ये जो संज्ञा है फादर, दूसरे शब्दों के साथ ये जो माई है, मेरा, मेरे पिताजी के साथ जो संबंध होता है, जो रिलेशंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कारक, यानी कि केस। एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, माय फादर इज़ ए टीचर। फादर यहाँ नाउन हुआ, और नाउन के पहले मैं है, जो फादर मेरे पिताजी, मेरे जो है वह पिताजी के साथ संबंध दिखाता है, अतः माय को हम लोग क्या कहेंगे? केस। कौन सा केस कहेंगे वो तो भेद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जानना है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध दिखाता है जो शब्द, वही है केस। जैसे दिस पेन इज़ माइन, ये जो माइन है बच्चों, यह कलम मेरी है। तो ये जो पेन यानी कि नाउन है, इस नाउन का संबंध किससे है? माइन से, मेरा, यानी कि मेरा संबंध इस कलम से है। अर्थात माइन यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, यानी कि परिभाषा भी वही है कि वह शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाता है, संबंध जो होता है उसी को कहते हैं कारक। जैसे राम्स मदर, ये माँ नाउन है, कॉमन नाउन, इसके बीच में जो राम का, ये जो नाउन के बीच में अपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं बच्चों आप, अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफी एस, ये एस यानी कि इसका मतलब होता है का, की, के,
इसका मतलब होता है काकी के। तो राम की माँ, तो राम और माँ के बीच में ये जो दिख रहा है अपोस्ट्रोफी एस, ये अपोस्ट्रोफी एस इस बात का द्योतक इस बात को सूचित करता है कि दोनों नाउन के बीच में संबंध है। यही जो संबंध दिखाने का काम करता है जो वर्ड, उसी को कहते हैं केस यानी कि कारक। आइए कुछ चंद और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। ही जो है वह प्रोनाउन भी है बच्चों, पर्सन भी है, ही सी इट दे। तो पर्सन हो गया प्रोनाउन का भेद, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सन उसी पर्सनल प्रोनाउन में आता है पर्सन, तो उसमें प्रोनाउन के दृष्टिकोण से पूछेगा तो थर्ड पर्सन आ जाएगा। लेकिन जब ये केस के दृष्टिकोण से पूछेगा तो आप इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, जो कर्ता के रूप में अपना काम करता है। तो वह मुझे पढ़ाता है, तो वह यानी कि ये नाउन, ये सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन है बच्चों, ये प्रोनाउन का संबंध जो है मी, मुझे पढ़ाता है। वह किसको पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। अर्थात सब्जेक्ट के रूप में आने वाला और पढ़ा किसको पढ़ाता? मुझे पढ़ाता। और मुझे यानी कि मुझको जो काम करने का फल होता है ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे बच्चों, आगे भेद पढ़ाएंगे। तो जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, वो भी केस में ही आता है। जैसे आई टीच देम, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट के रूप में जो आया पर्सन, आई वी यू ही सी इट दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है देम, यानी कि मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मैं जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, देम जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, वो भी केस में आता है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में। बच्चों ये रहा केस और उनके एग्जाम्पल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ केस, अर्थात केस के क्या प्रकार हैं, कैसे उसका हम लोग उसको समझेंगे, कैसे हम लोग केस के भेद को याद कर सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं केस के प्रकार को, केस के हम लोग पढ़ते हैं इसके भेद को। तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। केस के कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। पहला कौन सा भेद है बच्चों? कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। आइए परिभाषा को देखते हैं। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सिंपल सा अर्थ लगाएंगे कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में जब प्रयोग किया जाता है, तब कहते हैं इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। हिंदी में भी वही बात है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है, तब उसे कर्ता कारक कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा। कर्ता के रूप में प्रयोग होने वाले जो नाउन प्रोनाउन होंगे, उसे कहेंगे कर्ता कारक। आइए सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई रीड इंग्लिश। आई यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है बच्चों, तो सिंपल है, जो सब्जेक्ट का काम करेगा नॉमिनेटिव केस कहते हैं। वी है ना, वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीता कुक्स फूड, सीता यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए नॉमिनेटिव केस। तो आई वी यू ही सी इट दे, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा था, अगर वह सब्जेक्ट के रूप में आता है तो केस के दृष्टिकोण से उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। राम, रहीम, etc को हम लोग कौन सा केस कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही आप कह लीजिए बच्चों सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस, सिंपल सा है। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होने वाला केस, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। आइए हम देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव केस को। अब सीखते हैं दूसरा भेद, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है बच्चों कर्म कारक। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म के रूप में जो प्रयोग होता है नाउन प्रोनाउन, उसे ही कहते हैं कर्म कारक। परिभाषा देख लीजिए। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम इज यूज्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में, इज कॉल्ड कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। अर्थात जब किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में किया जाता है,
तब उसे कहते हैं कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं? तो काम करने का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कर्म। यानी कि मैं राम को पीटता हूँ तो पीटने का फल किस पर? राम पर। राम कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं किसको पढ़ाता हूँ? बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का फल किस पर? बच्चों पर। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गए? ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गए। तो ठीक उसी प्रकार सिंपल सा परिभाषा याद रखेंगे कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में किया जाता है उसे तब हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। राम बिट्स हिम, राम उसे पीटता है। यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया बच्चों, तो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। किसको पीटता है? सॉरी, यहाँ बिट्स होगा। राम बिट्स हिम, तो पीटता है, लेकिन किसको पीटता है? तो राम हिम यानी उसे, उसको पीटता, अर्थात ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सा परिभाषा कि सब्जेक्ट काम करने का फल, यहाँ जो पीटना है, पीटने का फल किस पर पड़ता है? उस पर। तो यह जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड, जो संज्ञा सर्वनाम प्रयुक्त होगा उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई टीच देम, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ तो हो गया नॉमिनेटिव केस। जो सब्जेक्ट के रूप में आता है उसे नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ? उन लोगों को। तो पढ़ाने का फल किस पर? उन लोगों पर। इसलिए उन लोग यानी कि वे लोग, देम जो है वो उन लोगों को, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात मी मीन्स मुझे या मुझको, अस हम लोगों को, यू तुम्हें या तुमको या आपको, हिम उसे या उसको, हर उसे या उसको, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। हर, हिम हर। इट, इससे निर्जीव चीज़ के लिए, बच्चों निर्जीव के लिए आ गया इट। देम, उन लोगों को। इसके अलावा नाम किसी का भी रहेगा, जैसे राम है ऑब्जेक्ट में तो राम को लग जाएगा बच्चों, यानी कि कुछ भी etc कर दीजिए। कि सिंपल सा बात है, समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट के रूप में होगा सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्म कारक। तो आसान सा परिभाषा आप याद रखेंगे, काम करने का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक कहते हैं, ये कर्म कहते हैं, और कारक के दृष्टिकोण से वो कर्म कारक हो जाता है। तो जो भी नाउन प्रोनाउन, नाम भी आता है इसमें बच्चों, जैसे कि आप कह सकते हैं ही बिट्स या कुछ भी, बिट्स राम, वह राम को पीटता है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात है बच्चों कि जब राम शुरू में आता है सब्जेक्ट के रूप में आया नॉमिनेटिव केस, राम जब वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सा परिभाषा आपको मैं समझा रहा हूँ बड़ा ही आसान तरीके से। राम एक ही देखिए, राम नाउन है, प्रॉपर नाउन, जब सब्जेक्ट के रूप में आया तो प्रॉपर नाउन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउन प्रोनाउन केस के में ही, नाउन प्रोनाउन ही केस में आता है। तो जो सब्जेक्ट का काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सी बात है। तो आप ये याद कर लेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, राम, कुछ भी, राम, श्याम, सीता, गीता, ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, है ना। आपको नीचे हाथ दिख रहा होगा, राम तक यहाँ पर हमने पढ़ाया है। राम या श्याम, सीता, गीता, बॉय, गर्ल, कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहे जाते हैं, कर्म कारक कहे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ 2 भेद, अगले वीडियो में मैं केस के पॉजिटिव केस जो लंबा है उसको लेकर के आऊँगा और आपको समझाऊँगा, और फिर उसी वीडियो में मैं केस चार्ट आपको दे दूँगा याद करने के लिए। और इसे याद करके आप आगे के क्लास में, आगे के वर्ग में आप जो टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह वगैरह चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको इजी वे में समझने में जो है मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।